सभी छात्रों का अपने पटल पर स्वागत करती हूँ। आइए माँ शारदे को नमन करें कि वे हमारी बुद्धि की धार को सदैव तीक्ष्ण रखें। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि क्या है मल्हार? मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इसका संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। किसान खेतों में काम करते हुए मनमोहक गीत गाते हैं। कवि कहते हैं कि इस प्रकार धरती पर वर्षा की अनोखी बहार छाई हुई है और सारे संसार की सुंदरता इसी पर निर्भर है। यह कविता वर्षा के महत्व को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति में वर्षा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि जीवन का आधार भी है, लाइफ लाइन है। अध्याय वर्षा बहार एक सुंदर कविता है जो वर्षा ऋतु की विशेषताओं और प्रकृति के सौंदर्य का मनोरम चित्रण करती है। इस कविता में कवि वर्षा ऋतु के आगमन पर पृथ्वीलोक में या प्रकृति में आए बदलावों का वर्णन करता है। आकाश में बिखरे बादलों, बिजलियों की चमक, सुगंधित बारिश, ठंडी हवाओं और लहराती डालियों की झलकियाँ इस कविता में उभर कर सामने आती हैं। साथ ही कवि वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसके ऋतु चक्र पर भी प्रकाश डालते हैं। मल्हार पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 पाठ वर्षा बहार एक कविता है जिनके रचयिता हैं श्री मुकुटधर पांडे। पाठ परिचय जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के युवा प्रवर्तक कवि श्री मुकुटधर पांडे की प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु के कई रूपों का चित्रण हुआ है। वर्षा ऋतु में जहाँ एक और कवि को मोरों के नृत्य मोहित कर लेता है, वहीं दूसरी ओर मेंढक की टर्र टर्र की ध्वनि भी सुगीत और प्यारी लगती है। कवि ने इस ऋतु की महत्ता कविता की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट की है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। करो शब्दार्थ, बनो समर्थ। आइए शब्दार्थ कर लेते हैं। बहार सुहावनापन, रमणीयता, लुभाना, ललचाना, नभ आकाश, छटा शोभा सौंदर्य, अनूठी अद्भुत अनोखी, घनघोर बहुत घने बादल, जलचर जल के जीव जंतु, फिरना चक्कर लगाना, लखो देखो, खोना गंवाना, दूर करना, सुगीत सुंदर गीत, खिलना फूलना विकसित होना, सौरभ सुगंध महक केसर, आमोद आनंद दिल बहलाव, कतार पंक्ति, मनहर मन को आकर्षित करने वाला, सुंदर, निर्भर आधारित। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। छात्रों, ये कविता तो देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसकी वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी अगर मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ तो। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन सा है? इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? उत्तर आनंद और प्रसन्नता। वर्षा के कारण फसलें लहलहाती हैं, पेड़ पौधे जानवर लोग ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं, मोर खुशी से नाचने लगते हैं, पपीहे जी भरकर दिल भरकर जल पीते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं, हंस खुशी से कतारबद्ध होकर घूमने लगते हैं। वर्षा ऋतु किसानों की सहायता करती है तथा अन्न उत्पादन में सहायता करती है। वे वर्षा ऋतु में मनहर गीत गाते हैं। जल संसाधनों का स्तर और भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्तर बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आनंद और प्रसन्नता उत्तर चुना। प्रश्न 2, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? उत्तर बादलों के घिरने का दृश्य। आकाश में काले मटमैले घुंघराले अलग अलग आकृतियों वाले बादल तैरने लगते हैं। आकाश की सुंदरता अनोखी सी लगती है। तीसरा प्रश्न, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि
इसके 3 उत्तर हो सकते हैं और तीनों पे मैंने स्टार बनाए हैं। जो बच्चा जिसको इसमें से सिलेक्ट करेगा, चुनेगा, उसी के हिसाब से उसका उत्तर देगा। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि यह सबके मन को लुभाती है। नभ में बादलों की अनूठी घनघोर छटा छा जाती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, झमाझम पानी बरसता है, झरने भी तेजी से बहते हैं। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है, इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। ग्रीष्म की प्रचंडता यानी भीषण गर्मी वर्षा ऋतु के आने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, आकाश में काले घने बादल छाने लगते हैं। वर्षा की फुहारों से मदमस्त हो मयूर यानी कि मोर नृत्य करने लगते हैं। बारिश धरती को हरा भरा कर देती है। पेड़ पौधे जल में नहा लेते हैं। वृक्षों की हिलती डुलती डालियां झूमती हुई प्रतीत होती हैं। बागों में फूल अपनी रंग बिरंगी छटा बिखेरने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति का सौंदर्य अनुपम दिखाई देता है। झरने बहते हुए हर किसी का मन मोह लेते हैं। नदियां और झरने बहने लगते हैं। पेड़ पौधे और फसलें बढ़ने लगती हैं। लोग और जानवर खुशी से अपनी जिंदगी शुरू करने लगते हैं। वातावरण जीवंत हो उठता है, लाइवली। मुख्य संदेश यह है कि हमारे जीवन और पृथ्वी की सुंदरता वर्षा पर निर्भर है, इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। हो सकता है कि आपके समूह में साथियों के अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसमें मैंने उत्तरों के चुनाव के कारण साथ साथ दे दिए थे। फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। सुहावनी वर्षा रानी के आगमन से ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है। इस सुहावने मौसम में गर्मी से राहत पाकर जीव जंतु अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। भीगते हुए पपीहे इधर उधर चक्कर काटते हुए ग्रीष्म के ताप को अपने से दूर भगा रहे हैं। वन में मयूर नृत्य करते हुए वर्षा रानी का स्वागत कर रहे हैं। ख, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। बागों में सुखद आनंद छा गया है। कतारबद्ध यानी के पंक्ति में बंधे हुए हंस चलते हुए या उड़ते हुए शोभायमान हो रहे हैं। हंसों की पंक्तिबद्ध चाल प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती है, जबकि किसानों के गीत वर्षा से मिली खुशी और फसलों के अच्छे होने की आशा को व्यक्त करते हैं। गाते हुए किसानों के गीत लोगों के मन को हर रहे हैं। इस तरह सभी के मन को भाने वाली अद्भुत सुहावनी वर्षा ऋतु धरती पर है। सारे संसार की शोभा इसी वर्षा ऋतु पर निर्भर है। यहाँ पर आपके पुस्तक का पन्ना मिलान करके मैंने लगा दिया है सोच विचार के लिए। कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? मोर, मेंढक, किसान, हंस वर्षा आने से वे आनंदित हैं, इसलिए गीत गा रहे हैं। कविता में गीत गाने वाले मालिनी, वे बागों में गीत गाती हैं क्योंकि वर्षा से बगीचों में नई ताजगी आ जाती है। मेंढक वे वर्षा में प्यारे गीत गाकर लोगों को लुभाते हैं क्योंकि वर्षा का मौसम उनके जीवन के अनुकूल होता है। किसान वे खेतों में काम करते हुए मनहर मनमोहक गीत गाते हैं क्योंकि वर्षा से अच्छी फसल की उम्मीद जागती है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। रह रहकर बिजली चमक रही है, बादल भी गर्जना कर रहे हैं। सुहावनी वर्षा के आने के आसार हैं। आसमान में घने बादलों को छाया देखकर सारे जीव जंतु अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। इन दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए।
उत्तर, इन पंक्तियों में वर्षा के दो विपरीत दृश्य दिखाए गए हैं। अंतर, पहली पंक्ति में ऊपरी आकाश का दृश्य है जो थोड़ा भयावह लग सकता है, बिजली और गरज, जबकि दूसरी पंक्ति में जल में रहने वाले जीवों की प्रसन्नता का चित्रण है। संबंध, दोनों के बीच कारण परिणाम का संबंध है। बिजली चमकना और बादलों का गरजना वर्षा के आगमन का संकेत है और वर्षा के कारण तालाब भर जाते हैं, जिससे जल जीव प्रसन्न होते हैं। ग, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए, अपने शब्दों में लिखिए। कविता में मुख्य रूप से कहा गया है कि वर्षा का आगमन प्रकृति में नव जीवन और उल्लास भर देता है। वर्षा केवल पानी का गिरना भर नहीं, बल्कि यह एक ऐसा मौसम है जो सभी प्राणियों, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधों सबके जीवन में खुशियाँ लाता है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमारे जीवन और पृथ्वी की सुंदरता वर्षा पर निर्भर है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता बताना नहीं, बल्कि इसके गहरे अर्थ हैं। वर्षा के बाद प्रकृति में नवजीवन का संकेत, जैसे गुलाब खिलता है वैसे ही वर्षा से जीवन खिलता है। सौरभ, सुगंध का उड़ना, प्रसन्नता और खुशियों के फैलने का प्रतीक है। यह वर्षा के बाद प्रकृति की सुंदरता और ताजगी का प्रतीक है। इसका अन्य अर्थ वातावरण में सुगंध महक फैलाना भी है। वर्षा बहार के आगमन से गुलाब खिल उठे हैं। सौरभ के उड़ने से गुलाब की खुशबू सब जगह फैल गई है। बागों में सुखद आनंद छा गया है। वातावरण मनमोहक हो गया है। मैंने इसे अच्छी तरह से समझा दिया। कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखे जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। उत्तर, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। गीत गाना, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। नृत्य करना, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। गीत गाना, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। सुगंध फैलाना, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। गीत गाना। इन गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि वर्षा केवल एक मौसम नहीं बल्कि उत्सव है, एक त्योहार है जो सभी प्राणियों को सक्रिय और प्रसन्न कर देता है। इसलिए कविता का शीर्षक वर्षा बहार रखा गया है, क्योंकि वर्षा के आगमन या आने से चारों ओर चहार, खुशी, उल्लास, ताजगी छा जाती है। इसको बहार माना जाता है क्योंकि यह प्रकृति को फिर से जीवंत करती है। फूल खिलकर महक फैलाते हैं, मोर केका ध्वनि में गाते और नाचते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं मानो खुशी में सुंदर गीत गा रहे हों। फसलों को पानी मिलता है जिससे वे अच्छी तरह से विकसित होती हैं। कृषक फसलें देखकर मनोहर गीत गाते हैं। वर्षा हरियाली, ताजगी और सुंदरता लाती है। अनुमान और कल्पना से वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर, वर्षा के अभाव में संभावित प्रभाव मानव जीवन पर पीने के पानी की कमी, फसलों का सूखना और अनाज का संकट, गर्मी से स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक यानी धन संकट विशेषकर किसानों के लिए, पशु पक्षियों पर पीने के पानी की कमी से मृत्यु, वनस्पतियों के सूखने से भोजन की कमी, कम बारिश से पानी के स्रोत कम हो जाते हैं जिससे पक्षियों को पानी और भोजन की तलाश में संघर्ष करना पड़ता है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्रजनन और वंश वृद्धि में बाधा, सूखा होने पर पक्षी प्रजनन के लिए आवश्यक वनस्पति और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। उत्तर, बिजली चमकना और बादल गरजना सकारात्मक है क्योंकि इससे लोगों के मन में वर्षा के आने का हर्ष पैदा होता है। कई लोगों के लिए यह नकारात्मक है
क्योंकि बिजली के चमकने और बादलों के गड़गड़ाने से वे डरकर घर के अंदर दुबक जाते हैं। किसानों को वर्षा का संकेत मिलता है। वातावरण में नाइट्रोजन का निर्माण होता है जो मिट्टी के लिए लाभदायक है। पृथ्वी का तापमान संतुलित होता है। बिजली चमकना और बादल गरजना लोक कथाओं और कविताओं की प्रेरणा बनते हैं। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देख लीजिए। बिजली गिरने से जान माल का नुकसान हो सकता है। बच्चों और पशुओं में भय पैदा होता है। बिजली से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान हो सकता है। अतिवृष्टि से बाढ़ भी आ सकती है। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। उत्तर, मोर पीहू पीहू की केका स्वर में गा उठते हैं, अपने पंख फैलाकर नाच उठते हैं। मेंढक टर्राने लगते हैं मानो वे सुंदर गीत गा रहे हों। पपीहे गर्मी दूर करने के लिए घूमने लगते हैं। चारों ओर प्रकृति में पंछियों के स्वर सुनाई देने लगते हैं। कतारबद्ध हंस चलते हुए उड़ते हुए शोभायमान हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में कतार बांधे हंस अपना गीत सुनाकर किसानों के मन को आनंदित कर रहे हैं। गाते हुए किसानों के गीत लोगों के मन को हर रहे हैं। वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। इसका इस प्रकार भी उत्तर हो सकता है। वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन, मोर अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर मस्ती में नाचते हैं जैसे वे आकाश में चित्रकारी कर रहे हों। पपीहे वर्षा की पहली बूंदों को पीने के लिए उत्साह से आकाश की ओर मुंह खोले रहते हैं और पी कहाँ की मधुर ध्वनि निकालते हैं। मेंढक तालाबों और गड्ढों में जमा पानी में छलांगे लगाते हैं और टर्र टर्र की आवाज़ से संगीत का जलसा बनाते हैं। जलचर जीव तालाबों में नए भरे पानी में तैरते और खेलते हैं। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर पानी में स्नान करते हैं और फिर शाखाओं पर बैठकर प्रसन्नता से चहचहाते हैं। कीड़े मकोड़े और चींटियां अपने बिलों से बाहर निकलकर नई ताजगी का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वर्षा का आगमन सभी जीवों के लिए उत्सव बन जाता है और वह अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। जब आसमान में काले काले बादल घिरते हैं तो पहली बूंदें धरती को छूती हैं। तब प्रकृति का अद्भुत दृश्य उभरता है। हरे भरे वन में मोर अपनी सुंदर नीली हरी पंखों वाली पूंछ को पंखे की तरह फैलाकर नाचने गाने लगते हैं। वे अपने पैरों को थिरकाते, गर्दन को उठाते झुकाते और केका की मधुर ध्वनि निकालते हुए वर्षा का स्वागत करते हैं। उनका यह नृत्य मानो वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा अनुष्ठान है। दूसरी ओर नए भरे तालाबों, छोटे छोटे गड्ढों, हरे भरे मैदानों में मेंढक अपना संगीत आरंभ कर देते हैं। उनका टर्र टर्र सुनकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का संगीत मंडल सजीव हो उठा हो। छोटे बड़े मेंढक मिलकर अपनी विभिन्न तानों से ऐसी सुरीली धुन बनाते हैं कि वर्षा की रिमझिम के साथ मिलकर एक अनोखा संगीत बन जाता है। ये मेंढक कभी पानी के अंदर से, कभी किनारे पर बैठकर, कभी पत्तों पर चढ़कर अपने सुगीत से सबको लुभाते हैं। उनका यह प्यारा संगीत जो अन्य समय व्यर्थ का शोर लगता है, वर्षा ऋतु में मनमोहक संगीत बन जाता है। वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। इंद्रदेव और वर्षा की लोक कथा। एक बार पृथ्वी पर भयानक अकाल पड़ा। हर जगह प्यास और सूखे से लोग और जानवर त्रस्त थे। नदियां सूख गई थी और पेड़ पौधे भी सूख रहे थे। इस संकट से उबरने के लिए लोग इंद्रदेव, वर्षा के देवता से प्रार्थना करने लगे। वे इंद्रदेव से अपनी धरती को जीवन देने के लिए बारिश भेजने की प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और बादल इकट्ठा करने के लिए आकाश में गए। फिर उन्होंने भारी बारिश शुरू की। बारिश ने धरती को फिर से हरा भरा कर दिया। नदियां और झरने फिर से बहने लगे। पेड़ पौधे और फसलें फिर से बढ़ने लगी। किसान, पंछी, जानवर खुशी से गाने लगे। मोर नाचने लगे। पपीहे जी भर जल पीने
मेंढक टर्राने लगे। यह थी वर्षा ऋतु पर कहानी। विशेषकर वर्षा भारत में एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह कृषि, जीवन और प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखती है। यह थी इंद्रदेव और वर्षा के बारे में कहानी जो पृथ्वी को जीवन देते हैं और उसे हरियाली प्रदान करते हैं। इससे शिक्षा और निष्कर्ष क्या निकलता है? यह लोक कथा में सिखाती है कि प्रकृति में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि बैलेंस, और कैसे वर्षा हमें जीवन प्रदान करती है। वर्षा ऋतु और इंद्रदेव की लोक कथा भारत की संस्कृति और जीवन में वर्षा के महत्व का प्रतीक है। यह हमें प्रकृति के साथ रहने, उसके महत्व को समझने की शिक्षा देती है। एक और कहानी ले लेते हैं, वर्षा की रानी और मोर का नृत्य। बहुत पुराने समय की बात है जब पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती थी। धरती सूखी और बंजर हो गई थी। सभी प्राणी पौधे प्यासे रहते थे। एक बार सुंदर मोर, जो सभी पक्षियों का राजा माना जाता था, ने सोचा कि वह आकाश की रानी इंद्राणी से धरती के लिए पानी मांगेगा। मोर ने अपने सबसे सुंदर पंखों को फैलाकर एक मनमोहक नृत्य तैयार किया। वह उड़कर इंद्रलोक पहुंचा। वहां इंद्राणी के सामने नाचने लगा। उसके नृत्य से प्रसन्न होकर इंद्राणी ने वरदान मांगने को कहा। मोर ने कहा, हे रानी, धरती के सभी प्राणी प्यासे हैं, हमें जल चाहिए। इंद्राणी ने मोर के नृत्य से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हर वर्ष ग्रीष्म यानी कि गर्मी के बाद धरती पर जल भेजेंगी और जब भी बादल छाएंगे तुम्हारा नृत्य धरती पर वर्षा लाएगा। तभी से मोर जब भी बादलों को देखता है नाचने लगता है और वर्षा होने लगती है। मेंढक भी, जो पहले गाना नहीं जानते थे, वर्षा के पानी को पीकर ऐसे गाने लगे जैसे उनके गीतों से मोहित हो जाएं। इस प्रकार मुकुटधर पांडे की कविता में वर्णित करते हैं, नृत्य वन में देखो ये मोर सारे और मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। पंक्तियाँ इस लोक कथा को जीवंत करती हैं। कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसके सामने क्या क्या बनाया है और क्यों। यहाँ पर मैंने एक चित्र लगा दिया है। आपने अपनी इच्छा अनुसार चित्र बनाने हैं और उसका वर्णन करना है। यहाँ मैंने चित्र में बहुत कुछ बनाया है। प्रसन्न होते हुए दौड़ते हुए बच्चे, छाता लेकर अपने आप को वर्षा से बचाता हुआ आदमी, तेज़ वर्षा से अपने आप को बचाते हुए लोग, सफ़ेद रंग की सुंदर गाय, केले के पत्ते को ओढ़े हुए लड़का, बहता हुआ वर्षा का पानी आदि। एक और चित्र लगा दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। मैंने इस कविता से प्रेरित होकर एक चित्र बनाया है जिसमें मैंने निम्नलिखित चीज़ें बनाई हैं। आकाश में काले काले घने बादल, चमकती बिजली, हरे भरे पेड़ों पर गिरती वर्षा की बूंदें, नृत्य करता हुआ मोर जिसने अपनी सुंदर पूंछ फैला रखी है, एक छोटा तालाब जिसमें मेंढक गा रहे हैं, पानी की लहरें बन रही हैं, तालाब के किनारे खिले हुए गुलाब के फूल, खेतों में काम करते हुए गीत गाते हुए किसान, पानी से भरे हुए झरने से बहता पानी, कतार में उड़ते हुए हंस आदि। शब्द से जुड़े शब्द, वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। वर्षा से उत्साह, खुशी, उमंग, ताजगी, नवजीवन, सुकून, हरियाली, बादल, जलधर, उत्साह, रिमझिम। यहाँ पर मैंने आपका पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है। कविता की रचना, इस कविता में बहुत सी विशेषताएं छिपी हैं, तो उन विशेषताओं को आपने लिखना है। कविता की कुछ पंक्तियाँ सरल वाक्य के रूप में हैं, तो कुछ वाक्य संरचना सरल नहीं। कवि ने सरल और मधुर भाषा का प्रयोग किया है जिसे बच्चे के लिए समझना आसान है। कविता में अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। जीव जलचर में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कई स्थानों पर स वर्ण की आवृत्ति है, जैसे सुंदर, सुख, सौरभ, सारे। दामिनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही, इसमें द वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति में दामिनी बिजली की चमक को खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की प्रीति के समान अस्थिर बताया गया है। जब दो वस्तु में समान गुण के कारण समता पाई जाती है तब उपमा अलंकार होता है। उपमेय
दामिनी की दमक जिसकी तुलना की जाए, उपमान खल की प्रीति जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म स्थिर ना होना, वाचक शब्द यथा। काव्यगत विशेषताएं देख लीजिए। कवि ने दृश्य, श्रव्य और गंध बिंबों का प्रयोग करके वर्षा ऋतु को सजीव बना दिया है, यानी कि ऑडियो विजुअल हमारे सामने जैसे ही कविता पढ़ते हैं एक फिल्म सी चलती है। कविता में लय और छंद का सुंदर समन्वय है, यानी कि तालमेल है जो इसे संगीतमय बनाता है। कविता पढ़ते समय एक ताल का अनुभव होता है। कवि ने प्रकृति के विविध रूपों, बादल, बिजली, झरने, वर्षा, नदी, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का सजीव चित्रण किया है। दोहराव कविता में है, हैं, रही है, रहे हैं जैसे क्रिया शब्दों का दोहराव कविता को एक विशेष प्रभाव देता है। शब्द युग्म जैसे वर्षा, बहार, घनघोर आदि का प्रयोग किया है। चित्रात्मकता, कला, कविता के माध्यम से दृश्य और श्रव्य चित्र उभारे गए हैं। हमारे सामने कुछ हमें सुनने के लिए ऑडियो और विजुअल, जैसे हमारे सामने वर्षा हो रही हो ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है। जैसे बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। अर्थ की स्पष्टता, कविता में प्रत्येक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट है और वह वर्षा के किसी न किसी पहलू को उजागर करता है। कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर तत्सम शब्द मेघ, वर्षा, नभ, गीत, जीव, जलचर, ग्रीष्म, नृत्य, वर्ण, हंस, आमोद आदि हैं। तद्भव शब्द बिजली, गरज, बरस, मोर, किसान, मनहर, लुभा आदि हैं। सांस्कृतिक संदर्भ, भारतीय संस्कृति में वर्षा ऋतु का विशेष महत्व है। लंबी और भीषण गर्मी के बाद आने वाली वर्षा जीवन का प्रतीक है। वर्षा तापमान को कम करती है, खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और वर्षा पर निर्भर है, इसलिए वर्षा का आना उत्सव की तरह मनाया जाता है। कवि मुकुटधर पांडे ने इस कविता के द्वारा वर्षा ऋतु के महत्व, सौंदर्य, आनंद को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह कविता छात्रों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है, उन्हें प्रकृति की विविधता और सौंदर्य का बोध कराती है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपने रिक्त स्थानों को भरना है। मैंने पीले रंग में भर दिए हैं। बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है, गगन में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, जल बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहे हैं और क्यों। इसका उत्तर है वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा शब्द सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह शीर्षक में भी है और औपचारिक शब्द भी है। नभ शब्द सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह काव्यात्मक है और छंद के अनुसार उचित है। बादल शब्द सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह सरल और प्रचलित है, जिससे कविता की सहजता बनी रहती है। पानी शब्द सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह दैनिक जीवन में प्रयोग रखता है। बाला शब्द और कविता की सरलता को बनाए रखता है। अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहे हैं। रिक्त स्थानों में सबसे अधिक उपयुक्त शब्द हैं वर्षा, नभ, बादल और पानी। ये शब्द कविता के संदर्भ में सर्वाधिक प्राकृतिक और सहज लगते हैं। इनका प्रयोग कविता को सरल प्रवाह में बनाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए भी उचित है क्योंकि ये शब्द कविता के मूल भाव को स्पष्ट करते हैं। इनसे कविता में लय बनी रहती है, बच्चों की समझ के अनुकूल हैं। ये वर्षा ऋतु के प्रमुख तत्वों को दर्शाते हैं। यहाँ पर पुस्तक का मैंने पन्ना लगा दिया है जिसमें से विशेषण और विशेष्य छांट दिए गए हैं। यहाँ पर फिर पुस्तक का पन्ना लगा दिया है जिसमें विशेषणों के लिए बहुत से विशेषण सोचकर लिख दिए गए हैं, जैसे वर्षा के लिए पानी के लिए बादल, डालियाँ और गुलाब।
यहाँ पर फिर पुस्तक का पन्ना और उसके सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं। पाठ से आगे, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन आते हैं। पर्याप्त वर्षा के कारण फसलें बेहतर होती हैं, पौधे, जानवर, लोग ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। वर्षा ऋतु किसानों की अन्न उत्पादन में सहायता करती है। जल संसाधनों का स्तर और भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है। पेड़ पौधे झूमते हैं, जीव जलचर पशु पक्षी सब इसका खुले मन से गाकर नाचकर स्वागत करते हैं। कभी कभी अत्यधिक वर्षा से नदियां उफान पर आ जाती हैं, यानी कि ऊपर को उठ जाना, और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। घरों की छतों से पानी टपकने लगता है, दीवारों पर नमी आ जाती है। बच्चे कागज़ की नावें बनाकर पानी में तैराते हैं और कीचड़ में खेलते हैं। समग्र रूप से वर्षा ऋतु प्रकृति को नवजीवन, न्यू लाइफ देती है। हर और उल्लास छा जाता है। सूखी और धूल भरी धरती हरियाली से ढक जाती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तालाब, नालियाँ, नाले पानी से भर जाते हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे यातायात में कठिनाई होती है। पेड़ पौधे नई ताजगी पाकर हरे भरे हो जाते हैं और फूल खिल उठते हैं। मेंढक, कीड़े मकोड़े, पक्षी अधिक सक्रिय हो जाते हैं। किसान खेतों में धान रोपते हैं और फसलों की बुआई में व्यस्त हो जाते हैं। फसल बोने में मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है, जिससे गर्मी में राहत मिलती है। कभी कभी अत्यधिक वर्षा से नदियां उफान पर आ जाती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। घरों की छतों से पानी टपकने लगता है, दीवारों पर नमी आ जाती है। बच्चे कागज़ की नावें बनाकर पानी में तैराते और कीचड़ में खेलते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आप अपनी कार्यपुस्तिका में यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। वर्षा के मौसम में स्कूल जाना एक अनोखा अनुभव होता है। सुबह सुबह घर से निकलते समय कभी कभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और छाता या बरसाती यानी कि रेनकोट ना होने पर भीगने का डर रहता है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा होता है, जिसमें से निकलना चुनौतीपूर्ण होता है। पिछले साल की बात है, जब मैं और मेरे दोस्त या मैं और मेरी सहेलियां स्कूल जा रहे थे, अचानक तेज़ बारिश हो गई। हमारे पास केवल एक छाता था, जिसके नीचे हम 4 लोग सिमट कर चल रहे थे। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और हमारा छाता उलट गया। हम चारों पूरी तरह से भीग गए। हमारे बस्ते भी गीले हो गए। मज़ेदार बात यह थी कि स्कूल पहुंचने पर हमने देखा कि लगभग आधे बच्चे और कुछ शिक्षक इसी तरह भीगे हुए थे। प्रार्थना सभा रद्द कर दी गई और अध्यापिका ने सभी को सूखने के लिए थोड़ा समय दिया। उस दिन पहले 2 पीरियड हमने वर्षा पर कविताएं पढ़ी और वर्षा से जुड़े अनुभव साझा किए। यह एक अनोखा और यादगार दिन था। वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते? उत्तर, वर्षा ऋतु में हमको पानी में भीगना, कागज़ की नाव चलाना, उछलना कूदना, शोर मचाना, गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े समोसे खाना, भुट्टा भूनकर खाना बेहद पसंद है। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू महसूस करना, छाते के नीचे चलना और बूंदों की टपटपाहट सुनना, पेड़ों और पौधों की ताजगी और हरियाली देखना, बारिश के पानी में कागज़ की नावें तैराना, बारिश के बाद इंद्रधनुष देखना आदि वर्षा ऋतु में नहीं कर पाते। बाहर खेलना, दौड़ना, दोस्तों से मिलने जाना, साइकिल चलाना या लंबी सैर पर जाना, कपड़े धूप में सुखाना, पिकनिक या स्कूल की भ्रमण यात्राएं, कई बार बिजली चली जाने के कारण टीवी देखना और कंप्यूटर चलाना, धूप में सूखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, बड़ी आदि बनाना, घर की छत पर जाकर तारे देखना। जब हम विद्यालय में होते हैं तो यह गतिविधियां नहीं कर पाते। कई बार माँ की डांट पड़ने के कारण भी हम वर्षा का आनंद नहीं ले पाते।
बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस में पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? उत्तर, बारिश के मौसम में पशु पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पक्षी पेड़ों की घनी शाखाओं में छिपकर बैठते हैं, अपने घोंसलों में जलरोधक सामग्री, मोटे पत्ते और छाल जोड़ते हैं। कई पक्षी अपने पंखों पर तेल जैसा पदार्थ लगाकर उन्हें जलरोधक बनाते हैं। कुछ पक्षी छतों के नीचे या इमारतों की खिड़कियों में शरण लेते हैं। वे सुरक्षित आश्रय वाले स्थानों पर जाते हैं, अपने घोंसलों को पानी से बचाते हैं, बारिश से बचने के लिए नए आवासों को ढूंढते हैं। कुछ पशु पक्षी तो समूह में रहने लगते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे से सुरक्षा मिलती रहे। कुत्ते और बिल्लियां सूखी जगहों जैसे वाहन के नीचे यानी कि कार, ट्रक आदि, बरामदों में, आंगन में या घरों के आसपास गाय भैंस पेड़ों के नीचे या तपेलों शेड में खड़े होते हैं। वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों की प्रमुख समस्याएं हैं परजीवी और भोजन की कमी, पैरासाइट्स। विशेषकर पक्षियों के लिए जो कीड़े और बीज खोजते हैं। ठंड और नमी से बीमारियां होना, रोग होना, तेज़ बारिश और आंधी, भोजन सड़ने की समस्या, बाढ़ के समय अपने आवास से बेघर होना। विशेषकर छोटे जीवों के बिल पानी से भर जाते हैं। तेज़ बारिश और आंधी में घोंसले और बिल नष्ट हो जाते हैं। भोजन, खाद्य पदार्थों का गीला होना। लोग अक्सर आवारा जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास शेड बनाते हैं या उन्हें भोजन देते हैं, जिससे वे इस मौसम में सुरक्षित रह सकें। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। बादल बरसे नाचे मोर, बिजली चमके करे वो शोर, धरा हरी हुई चिड़ियों ने गीत गाए, मेंढक अपनी बोली में खूब हैं टर्राए, पपीहे भी नाचे गाएं, हंस उड़ते जाएं, सुंदर हुई फिजाएं, किसान भी मुस्काए, तेज बौछारों से लोग खुद को हैं बचाएं, बच्चे इस ऋतु में कूदें आनंद मनाएं। तो ये थी एक छोटी सी कविता। एक कविता और रिमझिम बरसात। रिमझिम रिमझिम बरखा आई, हरियाली चारों ओर है छाई, गली में भर गया है जल, बच्चों के लिए खुशी का है पल, लग गई है झड़ी, माँ पकौड़े तलने लगी, टिप टिप गिरता पानी, मानो संगीत हो रूहानी, दादी की आंखों में याद पुरानी, कहती पहले और थी पानी की कहानी, पड़ोस के मेंढक टर्र टर्र गाते, अम्मा बाबूजी अखबार पढ़ने बैठ जाते, गरम चाय के साथ पकौड़ों का लुत्फ उठाते, बिलौटा बरामदे में सोया, खिड़की से बाहर देखो पिल्ला है रोया, पेड़ पौधे हैं नहा धोकर मुस्काते, जैसे कुछ हमें बताना है चाहते, नदियाँ भर गई तालाब भर आए, खेतों में फसल झूमे मुस्काए, सब मिलकर वर्षा का स्वागत करते, मन में उमंग उल्लास है भरते, यह ऋतु हमें जीवन संदेश बताती, जल चक्र की कहानी सुनाती। अपने समूह के साथ मिलकर किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। किसान के साक्षात्कार के लिए प्रश्न यानी कि इंटरव्यू। अपना नाम और गांव का नाम बताइए। आप कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं? वर्षा आपके लिए क्या महत्व रखती है? आप खेतों में काम करते समय गीत क्यों गाते हैं? आपको कौन कौन से गीत गाना पसंद हैं? क्या ये गीत परंपरा से चले आ रहे हैं या आपने स्वयं रचे हैं? वर्षा के समय आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? क्या इन गीतों का फसलों के बढ़ने से कोई संबंध है? क्या आपके पिता या दादा भी खेतों में गीत गाते थे? क्या आपके बच्चे भी क्या इन गीतों को सीख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आधुनिक तकनीक के आने से ये परंपरागत गीत लुप्त हो रहे हैं? आप युवा पीढ़ी को इन गीतों के महत्व के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा
प्रस्तुत कीजिए। अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। साक्षात्कार का नाट्य रूपांतरण। पत्रकार: नमस्कार नंद किशोर जी, मैं अपने स्कूल की पत्रिका जलसा के लिए आपका साक्षात्कार लेना चाहता हूँ। क्या आप कुछ समय दे सकते हैं? किसान नंद किशोर: हाँ बेटा ज़रूर, आज तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, थोड़ा आराम ही कर रहा हूँ। पत्रकार: आप कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं? किसान: बेटा मैं लगभग 30 वर्ष से खेत जोत रहा हूँ। मेरे पिताजी से मैंने यह सीखा, अब मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करता है। पत्रकार: मैंने देखा आप खेत में काम करते समय गीत गा रहे थे, क्या आप हमें बताएंगे कि आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं? किसान मुस्कुराते हुए: देखो बेटा, खेती का काम बहुत मेहनत का होता है। सुबह से शाम तक धूप और मिट्टी के साथ काम करना कठिन है। गीत गाने से मन हल्का हो जाता है और थकान भी कम लगती है। फिर हमारे गांव में तो अपने हर मौसम के गीत हैं। पत्रकार: वर्षा ऋतु के कौन से गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं या पसंदीदा हैं? किसान नंद किशोर: वर्षा के गीत सबसे मनमोहक होते हैं। काली घटा छाई रे, वर्षा की ऋतु आई रे, रोपाई के समय हरे हरे खेतवा में रिमझिम बरसे मेघवा भी गाते हैं। इनसे हमारी मेहनत, उम्मीद और ईश्वर से प्रार्थना सब कुछ शामिल होता है। पत्रकार: क्या इन गीतों से फसलों पर कोई असर होता है? किसान गंभीरता से: हाँ बेटा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि गीतों की मधुर ध्वनि से पौधे भी प्रसन्न होते हैं और अच्छे से बढ़ते हैं। और देखो, जब हम खुश होकर काम करते हैं तो फसल भी अच्छी होती है। यह बिल्कुल हमारे अंदर पीढ़ियों से चला आ रहा है। पत्रकार: आधुनिक युग में क्या ये परंपरागत गीत गुम हो रहे हैं? किसान दुख के साथ: हाँ बेटा, अब तो युवा मोबाइल में गाने सुनते हैं, तरह तरह के मशीनों से खेती होने लगी है। पहले जैसा मेल जोल और सामूहिक काम कम हो गया है। मेरा बेटा भी कम ही गाता है, लेकिन मैं अब भी इन गीतों को गाता हूँ, अपने पोते पोतियों को सिखाता हूँ। पत्रकार: आप युवा पीढ़ी को इन गीतों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान प्रेरणादायक स्वर में: देखो बच्चों, ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। इनसे हमारी मिट्टी की सौंधी खुशबू है, इनमें हमारी मिट्टी की सौंधी खुशबू है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान छिपा है। आधुनिक बनो पर अपनी जड़ों को मत भूलो। इन गीतों को सीखो, समझो और आगे बढ़ाओ, यही हमारी असली पहचान है। पत्रकार: आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी, आपके विचार मैं अपनी पत्रिका के पाठकों के तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। किसान मुस्कुराते हुए: धन्यवाद बेटा, अगली बार आओ तो बारिश के बाद के खेत ज़रूर देखना, तब मैं गीत भी सुनाऊंगा। वर्षा के दृश्य। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। वर्षा के दृश्य जिनका उल्लेख कविता में नहीं किया गया है: बच्चों का कागज़ की नावें तैराना, बारिश के पानी में बच्चे कागज़ की नावें बनाकर तैराते हैं। किसान का हल चलाना, वर्षा के बाद गीली मिट्टी में किसान हल चलाकर खेतों को जोतते हैं। छतों से गिरता पानी, घरों की छतों से धाराओं के रूप में गिरता पानी। पानी में उछलते कूदते बच्चे वर्षा के पानी में कीचड़ में उछलते कूदते और खेलते हुए। छतरियों की भीड़, बारिश के समय सड़कों पर रंग बिरंगी छतरियों का दृश्य। बारिश में भीगते हुए पत्ते पेड़ों के पत्तों पर टिकती और फिसलती बारिश की बूंदें। वर्षा के दृश्य। वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देती हैं? क्यों? पता कीजिए। उत्तर: बिजली चमकना और उसकी आवाज़ यानी कि गड़गड़ाहट एक ही समय की घटनाएं हैं, लेकिन हमें बिजली पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक है। प्रकाश लगभग
300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, जबकि ध्वनि हवा में केवल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब बिजली चमकती है तो प्रकाश तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि को पहुंचने में समय लगता है। इसलिए जितनी दूर बिजली चमकती है उतना ही अंतर बिजली दिखने और आवाज़ सुनने के बीच होता है। इस उत्तर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर गिरी है। हर 3 सेकंड के अंतर का अर्थ है कि बिजली लगभग 1 किलोमीटर दूर गिरी है। आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन से अंतर दिखाई दिए? वर्षा से पहले पेड़ पौधे धूल से ढके मुरझाए हुए दिखते हैं। पौधों का रंग फीका और पीला सा होता है। पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। फूल कम खिले और मुरझाए से दिखते हैं। छोटे पौधे सूखे और निर्जीव से लगते हैं। पेड़ों की छाल सूखी और रूखी दिखाई देती है। वर्षा के बाद पत्ते साफ चमकदार लगते हैं। पौधों का रंग गहरा हरा हो जाता है। पत्तियां ताजगी से भरी ऊपर की ओर उठी रहती हैं। नए अंकुर और कलियां निकलने लगती हैं। रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। छोटे पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। पेड़ों की छाल पर नमी होती है और वे जीवंत दिखते हैं। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों की कतार अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? उत्तर, चींटियाँ। वे हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं, विशेषकर जब भोजन ले जा रही होती हैं। स्कूली बच्चे प्रार्थना सभा यानी कि असेंबली या भोजनालय जाते समय पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। सैनिक परेड के समय पंक्तिबद्ध होकर मार्च करते हैं। प्रवासी पक्षी लंबी उड़ान भरते समय अक्सर वी आकार की पंक्ति में उड़ते हैं। यातायात की गाड़ियाँ सड़क पर गाड़ियाँ कतार में चलती हैं। तीर्थयात्री मंदिरों या तीर्थ स्थलों पर कतार में चलते हैं। बतखें यानी कि डक्स अक्सर झील या तालाब के पास एक पंक्ति में चलती हैं। वर्षा में ध्वनियाँ। कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में सुनाई दे रही होगी और कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। कविता में वर्णित दृश्यों में सुनाई देने वाली ध्वनियाँ: बादलों की गरज, गड़गड़ाहट, गुर्राहट, धम धम की आवाज़, बिजली चमकने की आवाज़, कड़क तड़ाक झंझन, वर्षा की बूंदों की आवाज़, टप टप टिप टिप छप छप रिमझिम, झरनों से गिरते पानी की आवाज़, छल छल कल कल, ठंडी हवा बहने की आवाज़, सर सर सनन सनन सूं सूं, पेड़ों के डालियों के हिलने की आवाज़, खड़खड़ सरसर, मालिनों के गाने की आवाज़, मधुर गीतों की आवाज़, जलचर जीवों की आवाज़, छप छप प्लिश प्लैश, पपीहे की पुकार, पी कहाँ, मोर के आवाज़, केका म्याऊं, मेंढक की टर्टर ट्रॉक ट्रॉक, हंसों के पंखों की फड़फड़ाहट, फर्र फर्र, किसान के गीत, लोक गीतों की धुन। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों के टर्टर को प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार में बेसुरी ध्वनियों भी कब अच्छी लगने लगती हैं? सामान्य दिनों में मेंढकों की टर्टर को शोर और बेसुरी आवाज़ माना जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु में यह मधुर संगीत लगती है। ऐसा कई कारणों से होता है। प्राकृतिक संदर्भ: वर्षा के मौसम में यह आवाज़ प्रकृति के अन्य ध्वनियों, बादलों की गरज, बूंदों की आवाज़ के साथ मिलकर एक प्राकृतिक संगीत बनाती है। वर्षा ऋतु में मेंढकों का गाना खुशी और जीवन के नवीकरण का प्रतीक है, इसलिए यह सुखद लगता है। परिवेश का प्रभाव: हमारा मनोभाव हमारे सुनने के अनुभव को प्रभावित करता है। वर्षा के सुहावने मौसम में सभी ध्वनियाँ अधिक सुखद लगती हैं।
भारतीय संस्कृति में मेंढकों के स्वर को वर्षा का संकेत माना गया है, जो किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य उदाहरण जहाँ बेसुरी ध्वनियाँ भी अच्छी लग सकती हैं, मेलों में चलने वाले यंत्रों का शोर उत्साह पैदा करता है। समुद्र की लहरों की गरज शांति प्रदान करती है। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ आमोद के लिए आपके लिए स्टैंजा लिखने के लिए कहा है। ये स्टैंजा मैंने लगा दिए हैं, लेकिन इन्हें अगर मैं प्रस्तुत करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन्हें मैं शॉर्ट्स में भेजूँगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। आप जो चाहे फिर लिख सकते हैं, और 2-3 आपके लिए पढ़ देती हूँ। बारिश के बाद उपवन में सैर। बारिश थम चुकी थी और आकाश में बादलों के बीच सूरज की सुनहरी किरणें झांक रही थी। मैं धीरे धीरे उपवन में चल रहा था या चल रही थी, जहाँ वर्षा की बूंदों से धुले हुए पेड़ पौधे ताजगी से भरे हुए थे। हर पत्ते पर टिकी हुई पानी की बूंद सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। मिट्टी से उठ रही सौंधी खुशबू हवा में घुल मिल गई थी। पौधों पर छिपे हुए रंग बिरंगे कीड़े अब निकलकर अपने पंख सुखा रहे थे। गुलाब और चमेली के फूलों से पानी की बूंदें टपक रही थी और उनकी ताज़ी सुगंध मन को मोह रही थी। दूर एक मोर अपनी पूंछ फैलाकर नाच रहा था और उसके आसपास छोटे छोटे पक्षी चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा ने धरती को नया जीवन दे दिया हो और प्रकृति आनंद से झूम रही हो। अब यहाँ पर परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना। आज मेरे बचपन के मित्र शोहरत से 7 सालों के बाद अचानक मेल हो गया। जब मैं बस अड्डे पर खड़ा था, तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुझे पीछे से पुकारा। मुड़कर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। शोहरत मेरे सामने खड़ा था। वह चमकती आंखें, वही मुस्कुराहट, बस थोड़ा परिपक्व हो गया था, यानी कि समझदार। हम दोनों गले मिले और एक क्षण के लिए जैसे समय थम गया। हमने पास के एक कैफ़े में बैठकर घंटों बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की, नई बातें साझा की, बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, परिवार की खबरें। ऐसा लग रहा था जैसे बीते 7 साल हवा हो गए हों। हमारी हंसी की आवाज़ से पूरा कैफ़े गूंज रहा था और जब हम अलग हुए तो हमारी आंखों में चमक थी और दिल में एक अनोखा संतोष, जैसे कोई मधुर संगीत सुनकर मन प्रसन्न हो। अचानक मिलन ने जीवन में एक नया उत्साह भर दिया था। सर्दियों का पहला हिमपात। सुबह जब मैं उठा तो खिड़की के बाहर एक नज़ारा देखकर चकित रह गया। रात भर हुए हिमपात ने पूरे इलाके में सफ़ेद चादर से ढक दिया था। पेड़ों की शाखाएं, गमले, कारें, सड़कें, सब कुछ बर्फ़ की परत से ढका हुआ था। सूरज की किरणें सफ़ेद बर्फ़ पर पड़कर ऐसे चमक रही थी मानो हज़ारों हीरे बिखरे हों। बर्फ़ की ठंडी हवा गालों को छूकर गुलाबी बना रही थी। सांस से निकलती भाप हवा में तैर रही थी। बच्चे बाहर निकलकर बर्फ़ के गोले बना रहे थे और एक दूसरे पर फेंक रहे थे। कुछ स्नोमैन बर्फ़ से बना पुतला बना रहे थे तो कुछ बर्फ़ पर फिसल रहे थे। सबके चेहरों पर एक अनोखी चमक थी। कमरे की खिड़की से यह सब देखते हुए मैंने गर्म चॉकलेट का एक एक घूंट लिया और अंदर से एक आनंद और शांति महसूस की। प्रकृति के इस अनोखे उपहार से सबके मन में बचपन की सी उमंग भर दी थी। अब मैंने यहाँ पे उत्सव में बिहू उत्सव ले लिया है, जिसे आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। फिर समुद्र के किनारे शांत शाम, ये भी मैंने दे दिया है लिखकर, और आप इसमें अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। आज की पहेली, यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और पहेलियों के उत्तर भी दे दिए हैं। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। साझी समझ। वर्षा बहार कविता छिपे हुए रत्न। इस कविता में दोहा चौपाई जैसे छंद शैली का प्रयोग हुआ है, जो भारतीय काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण है। हर पंक्ति में एक लय और ताल है।
जिसे हम आप महसूस कर सकते हैं। यह लय वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस में भी पाई जाती है। उदाहरण, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में शब्दों का चयन ऐसा है कि पढ़ने पर लय बनती है। कविता में कई अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग हुआ है जो इसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ब वर्ण। उपमा अलंकार, किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करना। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, गुलाब के खिलने की उपमा। मानवीकरण, निर्जीव हवा के चलने को मानवीय गुण देना। चलती हवा है ठंडी। अलंकारों के प्रयोग से कविता जीवंत बनती है और पाठक के मन में चित्र उभरते हैं। वर्षा का भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। इंद्रदेव को वर्षा का देवता माना जाता है। कृष्ण को घनश्याम, मेघश्यामा भी कहा जाता है क्योंकि उनका रंग बादलों जैसा नीला है। कई पौराणिक कथाओं में वर्षा का वर्णन मिलता है, जैसे कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। मेघदूत और ऋतुसंहार जैसे संस्कृत काव्यों में भी वर्षा का सुंदर वर्णन है। यह कविता इसी परंपरा का हिस्सा है। कविता में कई शब्द प्रतीकात्मक है। मोर का नृत्य आनंद और नवजीवन का प्रतीक, गुलाब का खिलना सौंदर्य और उल्लास का, हंसों की कतार अनुशासन और सामंजस्य का, बिजली चमकना ऊर्जा और नई शक्ति का। प्रतीकों के माध्यम से कवि गहरे भाव व्यक्त करता है जो सीधे शब्दों में कहना कठिन होता है। वर्षा और कृषि का संबंध। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ किसानों की आजीविका वर्षा पर निर्भर है। कविता में गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर पंक्ति में वर्षा से किसानों की खुशी दिखती है। हमारे देश में वर्षा का समय फसल बोने का समय है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है और किसानों को धन लाभ होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वर्षा का स्वागत किया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं जो जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, यानी कि तरह तरह की वनस्पतियाँ, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। जलचरों का सक्रिय होना, मेंढक, केंचुए, अन्य कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव। कई पक्षी इस समय घोंसले बनाते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। जल स्रोतों का पुनर्भरण, नदियाँ, तालाब, झीलें पानी से भर जाती हैं। वनस्पतियों में नई पत्तियाँ, फूल, फल आते हैं। कविता सभी परिवर्तनों का सुंदर वर्णन करती है। मुकुटधर पांडे की विशिष्ट शैली है जो इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकृति के सूक्ष्म पहलुओं का वर्णन, बारीक से बारीक उन्होंने चीज़ों का वर्णन किया है। भाषा सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण है। चित्रात्मकता, शब्दों से चित्र उकेरने की कला, प्रकृति के प्रति गहरी भावनाओं का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के इस कवि की रचनाएं हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। कठिन शब्द, अर्थ और वाक्य। वर्षा बहार, बारिश का सुहावना मौसम। वर्षा बहार की खुशनुमा स्थिति। वाक्य, वर्षा बहार आते ही धरती पर खुशी छा जाती है। घनघोर, बहुत घने गहरे काले बादलों के लिए। आसमान में घनघोर घटा छाई है। जलचर, जल में रहने वाले जीव, मछली, मेंढक आदि। वर्षा में जलचर प्रसन्न हो जाते हैं। पपीहे, एक प्रकार का पक्षी जिसे चातक भी कहते हैं। पपीहे वर्षा का जल पीकर प्यास बुझाते हैं। सौरभ, सुगंध, खुशबू, सुवास। उपवन में गुलाब सौरभ उड़ा रहे हैं। आमोद, प्रसन्नता, आनंद, खुशी। ओणम में केरल में आमोद छा जाता है। वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? वर्षा ऋतु में बाग बगीचे सुंदर और हरे भरे हो जाते हैं। फूल खिलते हैं, उनकी सुगंध से वायु मंडलित होती है। पक्षियों के कलरव से वातावरण आनंदित हो जाता है। वर्षा के जल से क्या क्या लाभ हैं? उत्तर, वर्षा के जल से कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहले यह कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। इससे फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है। वर्षा का जल धरती में रिसकर भूजल को बढ़ाता है, अंडरग्राउंड वाटर को, जो कुओं और नलकूपों से पानी का स्तर बनाए रखने में मदद करता है।
इसके अलावा यह तालाबों, नदियों और जलाशयों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा का जल बांधों में संग्रहित किया जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे रख लिया जाता है, जिससे सूखे के समय में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पौधों और जीवों के लिए जीवन रेखा का काम करता है, लाइफ लाइन का काम करता है। वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। वर्षा के आगमन से चारों तरफ हरियाली छा गई है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही है। निरंतर वर्षा होने से झरने भी बह रहे हैं, अतः वर्षा हम सबको लुभा रही है। भाषा के प्रश्न। पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, गगन नभ आसमान, पानी नीर जल तोय सलिल, बादल वारिद नीरद जलद, हवा बयार समीर पवन। विलोम शब्द लिखिए। ठंडी गर्म, सुख दुख, सुंदर असुंदर, प्रसन्न अप्रसन्न। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से नए शब्द बनाइए। अ से अगम, असफल, अटल। अनु, अनुभाव, अनुगमन, अनुचर, अनुदान। प्र, प्रगति, प्रहार, प्रसाद, प्रसार। परि, परिपक्व, परिवहन, परिचालन। वर्षा ऋतु में हवा और बादल का दृश्य कैसा है? उत्तर। वर्षा ऋतु में आसमान काले घने बादलों से ढका है, आच्छादित है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, वृक्षों की हिलती डुलती डालियां झूमती हुई प्रतीत हो रही हैं, मानो खुशी से झूम रही हूँ। वर्षा के आगमन से सभी को गर्मी से राहत मिल गई है। यहाँ पर मैंने वर्षा का बहुत सुंदर सा एक चित्र लगा दिया है, जिसे आप देखकर सारी इस ऋतु के बारे में समझ सकते हैं। कवि किसानों के गीतों को मनहर क्यों कह रहा है? वर्षा ऋतु के आने से ग्रीष्म की प्रचंडता यानी कि भीषणता से सभी को राहत मिलती है। किसान खेती के लिए वर्षा की राह देख रहे थे, उसके आते ही वे खुशी से झूम उठे, खेतों की ओर चल पड़े। उनके स्वरों में उमंग, ताजगी, प्रेम झलक रहा है, अतः उनके गीत लोगों को मनहर प्रतीत हो रहे हैं। जीव जलचर पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? वर्षा ऋतु के आगमन से समस्त जीव व जलचर ग्रीष्म के ताप से मुक्त हो उठे। ठंडी हवाएं, काले घने बादल, वर्षा की फुहारें सभी का मन मोह रही हैं। पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का अर्थ क्या है? पपीहे ग्रीष्म के ताप से आकुल यानी कि व्याकुल थे। वर्षा के आगमन से वे अपनी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। Thank you very much. If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video once again.